हम जो है अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इन 3 क्वेश्चंस को देखा था, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज़ में हम यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको हम नॉलेज, लॉजिक, हैक, कॉमन सेंस चारों यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसके फंक्शंस दिए हैं और मिनिस्ट्री दी हुई है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है ईडी के बारे में फिर भी लोगों को नॉलेज हो, बट ये एंड दिस इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं थी, इनफैक्ट मुझे भी नहीं थी। हाँ, ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये तो 100% था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो नहीं होगा। ठीक है, इसका पहले तो 2 लॉजिक है। एक तो ईडी सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में बनी रही है, मतलब पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे न्यूज़ आते गए हैं। तो अगर कोई सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है वो 100% है ईडी तो पढ़ के जाएगा ही जाएगा। एंड जब आप ये पढ़ोगे तो आप इसका आपको पता, इसके फंक्शंस भी पढ़ोगे एंड देन वो किसके अंडर में आती है ये भी पढ़ोगे। ये तो इन दोनों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट एग्जामिनेशन हॉल में मतलब ऊपर से दोनों की मिनिस्ट्री भी सेम दे रखी थी, फंक्शंस अलग अलग थे, बट हो सकता है कि फंक्शंस इधर उधर दिए हों। मतलब द बेसिक थिंग वॉज दैट मुझे नहीं आइडिया था एंड इट वॉज अ टफ क्वेश्चन। तो इसमें मैं लॉजिक हैक कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मतलब द थिंग इज़ कि आई एम नॉट टेलिंग इट, क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ। एक बार हमारी आंसर की आ जाए फिर हम देखेंगे कि इसमें से क्या सही है। बट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे। अब इसको देखो, यहाँ पे जो है नॉलेज तो क्या ही लगेगी। मतलब पहले हम स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यार इसके बारे में ना मेजॉरिटी लोगों को आइडिया नहीं होगा। ठीक है, मुझे भी नहीं था, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट इज़ नॉट समथिंग जो हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इवन इफ अगर कोई पढ़ भी रहा होगा, मतलब जिसने लाइक मे बी वो सीए की तैयारी कर रहे हो, देन दे वुड हैव रेड इट, बट नॉर्मल लोग नहीं पढ़ेंगे। सो इस स्टेटमेंट के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट अब स्टेटमेंट 1 देखिए। इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्री एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। ये जो फ्रेज लिखा है ना, फ्रॉम एनी टैक्स, ये एक बहुत अलग चीज़ है। मतलब यहाँ पे ये एक चीज़ इस स्टेटमेंट को गलत बना रही है। ठीक है, क्योंकि आप खुद एक यहाँ पे लॉजिक लगाओ, ठीक, कॉमन सेंस लगाओ। ये कह रहा है कि एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो कि पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग है, इनसे जो इनकम आती है इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यार देखो, मुझे नहीं पता कोई टैक्स लगता है नहीं लगता है, सब छोड़ो। ये बोल रहा है कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यार बाकी टैक्सेस लगे ना लगे, जीएसटी तो लगेगा ना यार। ठीक है, मुझे नहीं पता रियल में लगता है कि नहीं जीएसटी। मैं सिर्फ एक दिमाग लगा रही हूँ कि ये जो इसने बोल दिया है फ्रॉम एनी टैक्स, तो भाई इसका मतलब जीएसटी भी नहीं लगता है इस पर। एंड जीएसटी तो यार मोस्टली चीज़ों पे लग ही रहा है। सो मतलब यहाँ पे एक ये हम कॉमन सेंस यूज़ करके इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते थे, एंड ये गलत है भी। तो जैसे वो स्टेटमेंट गलत होता, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, वी गेट द आंसर। ठीक है, तो मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन जब ऐसे एक नज़र में देखने पे इतना बड़ा सा ये लगता है, बट इसमें जो सारा गेम था वो इस स्टेटमेंट में था। ये कह रहा है कि इंडिया इज़ अ रिसोर्स रिच कंट्री, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये 100% ट्रू है। इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। अब देखो, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। कैसे करंट अफेयर था? पिछले साल जो है न्यूज़ में था कि इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, एंड इनफैक्ट 30 क्रिटिकल मिनरल्स के नाम भी बहुत क्लियरली थे। लेकिन इस स्टेटमेंट को देखो ज़रा, ये कह रहा है कि इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है। ठीक है, एंड इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो उन सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स में अबंडेंट है। मतलब इंडिया के पास सारे के सारे 30 क्रिटिकल मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी देश के पास सारे मिनरल्स हों, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। होता तो हम इम्पोर्ट ही क्यों करते। ठीक है, इंडिया इम्पोर्ट भी कर रहा है मिनरल्स। तो ये स्टेटमेंट फिर वही हमारा जो पुराना वाला पीवाईक्यू का अप्रोच, ऑल एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ऑल, नन, ओनली, वो गलत होता है। यहाँ पे इस ऑल ने इस स्टेटमेंट को गलत बनाया, एंड जैसे ये गलत होगा हमको अपना सही आंसर मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे ये इजी क्यों हो गया था? क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन दिए थे। अगर वन ओनली टू करके ऑप्शन दिया होता तो शायद ये डाउटफुल हो जाता, क्योंकि फिर इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए थी, इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए थी। बट क्योंकि मतलब ये एक तरह से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन था, तो आई थिंक इवन किसी ने PD 365 भी कवर किया होगा तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी, ये MMDR एक्ट के बारे में। बट ठीक है, इट वाज एन ईजी क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी ने हम पे थोड़ा सा रहम दिखाया, उसने ईजी ऑप्शंस दिए।
तो मतलब ऐसे ये क्वेश्चन था। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्टॉक होल्डर्स बॉन्ड होल्डर्स। यार ये देखो, ये एक बहुत स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी का फाइनेंशियल मार्केट में बॉन्ड होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स इज समथिंग जो आप पढ़ोगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं। एंड जब आप स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 पढ़ोगे एंड आपको बेसिक पता है बॉन्ड होल्डर स्टॉक होल्डर का, तो ये क्वेश्चन बहुत डूएबल है, बहुत ईजी है, स्टैटिक बेस्ड है, इसमें कुछ भी लॉजिक हैक क्या ही लगाएं इसमें, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि भाई बॉन्ड होल्डर्स जो हैं वो कम रिस्क पे होते हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक होल्डर। एंड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। ये तो सबको पता है कि भाई बॉन्ड होल्डर्स कौन है, बॉन्ड होल्डर्स का मतलब है लेंडर्स, ठीक है, जो पैसे दे रहे हैं। एंड स्टॉक होल्डर्स हैं जो कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 सही है। एंड रिपेमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड होल्डर्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है स्टॉक होल्डर्स पे। तो ये रीपेमेंट पर्पस के लिए हम ऑब्वियसली करेंगे ही। तो मतलब ये वाला थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमेशा जो है बॉन्ड होल्डर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं इस चीज़ से, मतलब इस स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही था। एंड दस ये दोनों स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे, तो वो आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन। तो ये मतलब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नॉलेज का क्या ही मतलब, नॉलेज थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो आपको डेफिनेटली होनी चाहिए कि बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर में डिफरेंस क्या होता है। एंड ये जो है बहुत डूएबल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन, ये बेसिकली ये क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आया था पहले जब मैंने फर्स्ट गो थ्रू किया था एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन हम इसका जो आंसर है वो थर्ड स्टेटमेंट से निकला। थर्ड स्टेटमेंट देखो ज़रा, there is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard। ये कह रहा है मोटा मोटा अगर हम समझें कि छोटे इन्वेस्टर्स को वार्न करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं। समझ रहे हो, इतना एक्सट्रीम चला गया है कि कोई छोटा इन्वेस्टर है, उसको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो मतलब उसको एडवाइस देने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है। ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम था, ठीक है। एंड एक तरबार ना यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट्स भी एक्सट्रीम लग रहे थे, ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को पढ़ने के बाद जब इसको पढ़ा तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लग रहा था, ठीक है। अब एक बार सेकंड वाले को भी देखो। सेकंड वाला जो है, इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे। इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा फ्रेज यहाँ जोड़ा गया है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर यूपीएससी इसको नहीं जोड़ता तो इंडिया का स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स, तो ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम जाता, ठीक है, कि मतलब इंडिया का स्टॉक मार्केट इतनी रैपिडली ग्रो किया कि उसने हांगकॉन्ग को ओवरटेक कर लिया, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम जाता, इसके गलत होने के चांसेस होते। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो फ्रेज जोड़ा गया है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि मतलब कुछ टाइम के लिए हांगकॉन्ग को भी ओवरटेक किया इसने, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फ्रेज जोड़ा हुआ है, इसने इस स्टेटमेंट को जनरलाइज बना दिया, मतलब एक पॉजिटिव नोट दे दिया, जिसकी वजह से इसका गलत होना ना थोड़ा मुश्किल हो गया था, ठीक है। एंड उसी तरह से पहला स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आया था, इवन आज भी नहीं आता है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। इस स्टेटमेंट को और क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें कौन सा एक्सट्रीम लग रहा है? देखोगे कि ये वाला जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, ठीक है। तो और कुछ गलत हो ना हो, ये 100% गलत है। एंड जैसे ये गलत है, हम अपने सही आंसर पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉजिक लगा है, ठीक है। लॉजिक क्या लगा है, मतलब यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालाइज करने के तरीके को जब हमने यहाँ पे भी फॉलो किया तो वो हुआ है, मतलब वो अप्रोच सही निकली है, ठीक है। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ ऐसी थी कि इधर नॉलेज तो लगेगा, ठीक है, लेकिन नॉलेज में ना सिर्फ आपको सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ठीक है। जिस बच्चे को इसके बारे में पता होगा, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पता होगा, उसके लिए ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ईजी है करना, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी मोटा मोटा समझाऊँ मैं, अगर बहुत ही ब्रीफ में समझाऊँ तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इम्फेसिस है हमारा रिसाइकिल करने पे चीज़ों को, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं याद हो, सर्कुलर इकोनॉमी में रिसाइकिल वर्ड भी याद किया होगा, तो भी ये क्वेश्चन डूएबल है। क्यों? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। सेकंड देखो, रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। तुम कोई चीज़ रिसाइकिल कर रहे हो तो तुम नेक्स्ट टाइम पे जब उसको बनाओगे तो रॉ मटेरियल्स तो कम लगेंगे ना, क्योंकि रिसाइकिल्ड है। दूसरा, रिड्यूसेस वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑब्वियसली जो वेस्ट है उसी को तुम रिसाइकिल करके नई चीज़ें बना दे रहे हो, तो वेस्ट तो रिड्यूस होगा ही ना। एंड ये दोनों जब होंगे तो
इसके साथ हम लिंक बैठा ही लेंगे। तो मतलब द थिंग इज़ कि यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है। विदाउट नॉलेज वो चीज़ नहीं हो पाती। ये यहाँ पे यहाँ पे तो मैं पर्सनली बोल रही हूँ, इधर कोई लॉजिक, कोई हैक, कोई कॉमन सेंस नहीं लगाना है। ये प्योर स्टैटिक एंड प्योर नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़, ये एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यूपीएससी का प्रीलिम्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ नहीं पढ़ो एंड देन यू कैन गो एंड गिव द प्रीलिम्स एंड ये सब चीज़ें तुम अप्लाई करके क्रैक कर लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे, नहीं हो पाएगा। बिना नॉलेज के तो एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं जा सकते हो। ये जितनी भी कॉमन सेंस, लॉजिक एंड हैक्स वाली चीज़ें हैं ना, ये भी तभी काम करती हैं जब आपके पास नॉलेज हो, ठीक है। कि मतलब आपने कहीं कुछ सुना हो, इतनी ज़्यादा पढ़ाई में कहीं कुछ तो इंट्यूशन काम कर रहा हो, गट फीलिंग आ रही हो, ठीक है। तो इसमें भी नॉलेज का रोल है। हाँ ठीक है कि भाई 100 क्वेश्चंस में से 33 क्वेश्चंस मैक्सिमम किसी को 100% आ रहे होते हैं। उसके बाद जो पूरा प्रीलिम्स का गेम है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, कॉमन सेंस एंड हैक। एंड ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये चीज़ें आती हैं PYQ को एनालाइज करने पे एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पे। सो अभी हमने इतने क्वेश्चंस किए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इसके। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।